माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे जो इंडिगो के कुछ इंडिगो चैप्टर का कुछ पार्ट अभी रिमेन्स है, बचा है। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। ऑलरेडी टू पार्ट ऑफ दिस, तो दो पार्ट्स इसके ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज फाइनली वी आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो देखते हैं कि क्या है फाइनली इसमें। गांधी जी कभी भी अपने आप को कंटेंट नहीं करते थे, सेटिस्फाइड नहीं करते थे किन चीजों से, लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन से। क्योंकि बड़े लीडर्स में कभी कभी देखने को मिलता है कि वो बड़े बड़े इश्यूज में अपने आप को पार्टिसिपेट कराते हैं, इन्वॉल्व कराते हैं। या कोई, अब देखा जाए तो महात्मा गांधी ने भी बड़े मैटर में इन्वॉल्व किया अपने आप को, जैसे इंडिगो इंडिगो में अपने आप को इन्वॉल्व कराया, उसमें सक्सेस गेन करी, लोगों को उनका जस्टिस दिलाया, एक अच्छी लीडरशिप और नेगोशिएशन स्किल उन्होंने दिखाई। लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही उनका काम चला? नहीं, उनके अंदर अच्छी लीडरशिप थी। और उन्होंने एक चीज और भी देखा कि चंपारण के जो गांव थे, विलेजेस थे, उसमें दो पिछड़ापन पाया उन्होंने। उनको पाया कि वो सोशली और अगर कल्चर के तौर पे देखे तो पिछड़े हुए थे, यानी सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों स्तर पे उन्होंने चंपारण के गांव में पिछड़ापन पाया। और वो चाहते थे जल्दी ही कुछ करें इसके लिए, और इसके लिए उन्होंने अपील किया। तो किसको किया? टीचर्स को। टीचर्स को अपील किया। और उसमें दो नाम यहां पर मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम लोग अक्सर उनको जान नहीं पाते, जैसे महादेव देसाई, नरहरि पारिक। ये दोनों कौन है? ये महात्मा गांधी के टू क्या है, यंग मेन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसाइपल्स। तो एक शिष्य के हैसियत से, एक शिष्य के तौर पर उन्होंने महात्मा गांधी को हाल ही में, मतलब जस्ट एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने अपने आप को महात्मा गांधी का शिष्य अनाउंस कर दिया था, महात्मा गांधी को अपना गुरु बना लिया था, और खुद शिष्य के तौर पे ये दोनों लोग ज्वाइन किए थे साथ साथ इनको। और उनकी जो वाइफ्स थी, पत्नियां, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। और ये कौन सा वर्क? सोशल एंड कल्चर बैकवर्डनेस को हटाने का वर्क। इसके लिए महादेव देसाई, नरहरि पारिक, उनकी पत्नियां विलिंगली दे ऑफर्ड देमसेल्व्स। इन लोगों ने बड़ी ही विलिंगली ऑफर किया, इस सर्विस के लिए ऑफर कर दिया अपने आप को। हालांकि लिखा है कि कई और भी आए वहां से। कहां से आए? मुंबई से आए, पुणे से आए, अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ लैंड और दूर दराज एरिया से भी आए। देवदास, जो कि गांधी जी के छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे, यंगेस्ट, वो भी आ गए आश्रम से। और साथ ही साथ मिसेस गांधी भी आ गई, कस्तूरबा बाई भी आ गई। तो लिखा है कि सबसे पहले क्या किया गया, प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए गए, वो भी 6 गांव में ओपन किया गया। 6 गांव में महात्मा गांधी ने क्या किया? प्राइमरी स्कूल्स ओपन कराए। एंड कस्तूरबा बाई क्या सिखाती थी? आश्रम रूल्स। कहां सिखाती? आश्रम रूल्स। और वो भी किस चीज पे? पर्सनल क्लीनलीनेस पे, मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता पे। व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखते हैं, मतलब पर्सनल क्लीनलीनेस कैसे की जाती है, सफाई पर। और साथ साथ एक चीज और, कम्युनिटी सैनिटेशन पे। कम्युनिटी सैनिटेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे अगल बगल का माहौल भी कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए। क्योंकि ये बात सिखाया जा रहा था कि आप जहां रह रहे हो, अगल बगल का ही एरिया भी आप सही रखें। क्योंकि गंदगी जो होती है वो सामाजिक तौर पे देखा जाएगा तो उसे आगे बढ़ने नहीं देती है। एक अच्छा समाज देखा जाए तो उसके अंदर गंदगी न के बराबर होती है। और इसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता जगाने का काम किसने शुरू कर दिया? कस्तूरबा बाई जी ने। तो ये सिखाया जा रहा था। और फिर इन्होंने बताया कि हेल्थ कंडीशंस काफी दयनीय थी वहां पर, यानी चंपारण के विलेजेस में हेल्थ कंडीशंस बहुत ही दयनीय थी। गांधी जी को एक डॉक्टर भी मिल गया जिसने अपने आप को विलिंगली ऑफर कर दिया वॉलंटियर सर्विस के लिए, वो भी 1 2 नहीं 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए वो डॉक्टर भी अपने आप को ऑफर कर दिया कि हम महात्मा जी मैं 6 महीने तक सर्विस दूंगा। और वहां पे 3 मेडिसिन अवेलेबल, वहां पे 3 दवाएं अवेलेबल थी। 3, एक तो दवा का नाम है कैस्टर ऑयल,
क्यूनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 ऐसी मेडिसिन थी जो वहां पर अवेलेबल थी। और आगे देखते हैं सल्फर ऑइंटमेंट। अब कोई पर्सन अगर कहता था अब कोई पर्सन अगर कहता था कि एनीबडी, कोई व्यक्ति, वो क्या शो करता था, अपनी टंग, ऐसी टंग जो कोटेड विथ किससे रहती थी, तो उसकी टंग पे कोटिंग होती थी, जीभ पर कोई परत पड़ गई हो, लेयर बन गई हो, तो अगर वो जीभ दिखाया और उस पर गंदगी की लेयर बनी हुई है, तो अगर ऐसा दिखाता था तो उसे क्या दिया जाता था पता है, अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती थी। अगर कोई पर्सन आया जिसको मलेरिया है तो उसे क्यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। और कोई ऐसा आया जिसके अंदर स्किन इरप्शन था, यानी फोड़े फुंसियां बाहर आ रही हैं, स्किन इरप्शन था, तो उसे क्या मिलता था, ऑयलमेंट मिलता था प्लस कैस्टर ऑयल मिलता था। ये 3 मेडिसिन से इतने बड़े बड़े काम हो रहे थे। गांधी जी ने नोटिस किया कि जो वहां की महिलाएं हैं तो कैसे कपड़े पहने, विमेन्स क्लॉथ कैसे हैं, फिल्दी स्टेट में है। फिल्दी मीन्स डर्टी, डर्टी स्टेट में है, गंदी अवस्था में कपड़े पहन, मतलब कपड़े गंदे हैं। वो जो महिलाएं कपड़े पहन रही हैं बड़ी गंदे कपड़े पहन रही हैं। तो उन्होंने कस्तूरबा बाई से कहा कि देखिए आप इस बारे में बात करिए, क्योंकि महिलाओं का मामला है, और आप इनसे बात करिए कि गंदे कपड़े पहनती क्यों है, गंदे कपड़े क्यों पहनती हैं ये, उनको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप किसी राइटर को पढ़ते हैं, किसी हिस्टोरिकल या कोई ऐसी चीजें पढ़ते हैं, और खासकर फैक्चुअल हो, फैक्ट से रिलेटेड हो, तो उस समय का पूरा सीन या सिनेरियो एक तरीके से प्रोजेक्शन होता है। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने, जो भी ब्रिटिशर्स रहे, जो भी अंग्रेज लोग रहे, भारत को किस तरीके से उन्होंने दयनीय से भी दयनीय कर दिया था, गरीब से भी गरीब बना दिया था। इसको आप देखिए इस एग्जाम्पल से जो मैं आपको बताने वाला हूं। लिखा है कि जब गांधी जी ने कहा कि कस्तूरबा बाई बात करो, आखिर रीजन क्या है, इतने गंदे कपड़े क्यों पहनती, इनको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो एक उसके बाद क्या हुआ कि एक औरत थी, उसने कस्तूरबा बाई को एक झोपड़ी में ले गई, वो अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा कि देखो यहां पर कोई बॉक्स नहीं है, कोई अलमीरा नहीं है, कोई कबर्ड नहीं है, और कपड़ों के लिए न कोई बॉक्स है, न कपड़ों के लिए कोई अलमीरा है, और जो साड़ी मैंने पहन रखी है ना, ये वो इकलौती साड़ी है जो मेरे पास है। अब सवाल देख सकते कितनी गरीबी थी कि वही वो साड़ी पहनी हुई थी, इकलौती साड़ी, क्या धुले, क्या पहने, कैसे गंदगी साफ करे वो। और सोच लीजिए क्या कंडीशन रही होगी। गांधी जी के लॉन्ग स्टे के ड्यूरेशन में, गांधी जी वहां बहुत समय तक रहे, तो लिखा है कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी ने निगाह बनाई रखी दूर से ही, लॉन्ग डिस्टेंस वॉच बनाई रखी, कहां पे, आश्रम पे। मतलब गांधी जी यहां पर काम कर रहे थे लेकिन आश्रम पे उनकी निगाह दूर से ही बनी हुई थी। कैसे बनी हुई थी ये भी देखते हैं। वो रेगुलरली क्या करते थे, इंस्ट्रक्शंस भेजते थे। एक जिम्मेदार व्यक्ति कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो अपने काम करता रहता है। महात्मा गांधी यहां बिजी थे चंपारण में, लेकिन वो नियमित रूप से लेटर्स यानी मेल, अमेरिका में मेल बोला जाता है अमेरिकन लैंग्वेज में, और ब्रिटिश में लेटर बोलते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। तो इंस्ट्रक्शन वो मेल के थ्रू, और आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वहां से वो जो फाइनेंस यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते थे, धन का जो लेखा जोखा होता था, वित्त का यानी पैसे का जो हिसाब किताब, उसको ये मांगते रहते थे। एक बार उन्होंने लिखा कि वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, जो रहने वाले थे आश्रम में, उनसे कहा कि समय आ गया है कि जो पुराने लैट्रिन के ट्रेंसेस हैं, जो पुराने लैट्रिन के गड्ढे हैं, उनको अब क्या कर दिया जाए, उनको फिल कर दिया जाए, और डिग न्यू वंस, नए लैट्रिन के गड्ढों को खोदा जाए। अब आप इसमें गेस कर सकते हैं कि उनको कितना एक्सपीरियंस रहा होगा। और नहीं तो ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो जो ओल्ड वंस लैट्रिन के ट्रेंसेस हैं अब वो स्मेल बैड करेंगे। ये भी जानकारी आपको पता चल गई। आगे देखते हैं थोड़ा सा। इस पैराग्राफ में जब आएंगे तो पढ़ेंगे द चंपारण एपिसोड।
एक कहते हैं ना कि चंपारण एपिसोड, और ये आपके बोर्ड में भी पूछा गया है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक ने भी सवाल खड़ा किया है कि चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट था महात्मा गांधी की लाइफ का। बिल्कुल। क्यों? महात्मा गांधी ने कहा कि जो मैंने किया, जो भी मैंने किया, महात्मा गांधी ने कहा वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। मैंने एक बड़ी ही साधारण सी चीज करी, बड़ी ही ऑर्डिनरी थी वो, बड़ी ही कॉमन थी, बड़ी ही साधारण थी। क्या किया कि मैंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मेरे खुद की कंट्री में जो अंग्रेज हैं ये मुझे आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि देश इनका नहीं है, ये लोग हमारे नहीं हैं। हमारे देश में आकर के हम ही को आदेश देना मतलब इनकी रूलिंग नहीं होनी चाहिए। ये हम पे रूल ना करें, हमारे लोग हम पे रूल करें, क्योंकि ये बाहरी है, आउटसाइडर है। और लिखा है कि लेकिन चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। चंपारण का जो काम शुरू हुआ तो एक्ट ऑफ डिफेंस नहीं था। एक्ट ऑफ डिफेंस का मतलब किसी आज्ञा को, किसी कार्य को, एक्ट ऑफ डिफेंस किसी चीज को ना मानना, जिसको आप सभी ने अवज्ञा बोलते हैं, एक्ट ऑफ डिफेंस, सिविल डिसोबीडियंस नहीं था ये, एक तरीके से एक्ट ऑफ डिफेंस नहीं था। महात्मा गांधी ने जो काम शुरू किया वो एक्ट ऑफ डिफेंस नहीं था, बल्कि हुआ क्या, ये ग्रू आउट हो गया, अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेजेंट्स। जो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ में, जितने नंबर में पुअर पेजेंट्स थे, इनकी किसको, डिस्ट्रेस को, इनके पेन को, इनके दुख को लाइट करने के चक्कर में, हल्का करने के चक्कर में, इनके दुख को दूर करने के चक्कर में ऑटोमेटिकली ये चीज शुरू हो गई, ये एक्ट ऑफ डिफेंस। यानी एक्ट ऑफ डिफेंस महात्मा गांधी ने शुरू नहीं किया था, ये तो जब ये चंपारण के विलेजेस के मतलब दुखों, जो विलेजेस के जो पुअर पीजेंट्स थे उनके दुखों को जब हल्का करने लगे, उसी में ये ग्रो कर गया, क्या, एक्ट ऑफ डिफेंस। और जब ये ग्रो कर गया तो लिखा है कि दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। ये था विशिष्ट, विशेष गांधी जी का तरीका। क्या उनकी पॉलिटिक्स किससे मिक्स्ड थी, इंटरविंड विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी, जैसे आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा होगा, वो हमेशा प्रैक्टिकल पोएम कंपोज किया उन्होंने, प्रैक्टिकल पोएट रहे। मतलब उनको लोग इतना लाइक क्यों किए, क्योंकि उनकी पोएम्स जो थी ना, उनकी जो पोएम्स थी, वो पोएम्स क्या थी, वो हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट होती थी। महात्मा गांधी इतने कितने ज्यादा क्यों हो गए, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स रही वो किससे मिक्स्ड रही, प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। लाखों लाखों लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम्स थी, उससे महात्मा गांधी कनेक्ट हुए। गंदगी, कल्चरल बैकवर्डनेस, पॉवर्टी, ऐसी चीजों से कनेक्ट हुए जो लोगों की प्रॉब्लम्स रही। उन चीजों पे काम नहीं किया जो चीजें मतलब अब्स्ट्रैक्ट रही, इम्प्रैक्टिकल चीजों पर काम नहीं करते थे वो। अब व्यवहारिक चीजें नहीं, व्यवहारिक चीजों पर वो काम करते थे, और इसी वजह से इतना पॉपुलर है। लिखा है कि हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। उनकी जो पॉलिटिक्स रही ना, इस पॉलिटिक्स जो भी रही, वो अब्स्ट्रैक्शंस के लिए वफादार नहीं थे, इम्प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते ही नहीं थे वो। मतलब एक ऐसी चीज पे पॉलिटिक्स करो जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका लोगों के डे टू डे लाइफ से कनेक्शन नहीं है, जो प्रैक्टिकली अप्रूव्ड नहीं है, उस पर महात्मा गांधी उस पे काम नहीं करते थे। वो तो उन चीजों पे काम करते थे। तो उनकी जो पॉलिटिक्स रही वो किसके लिए, नॉट लॉयल, हिज पॉलिटिक्स वाज नॉट अ लॉयल्टी टू अब्स्ट्रैक्शन। वो इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेते थे, इम्प्रैक्टिकल चीजों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते थे। उनकी लॉयल्टी पॉलिटिक्स किस पे थी, लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए थी, जीते जागते मनुष्यों के लिए उनकी राजनीति होती थी। एंड हर चीज में गांधी जी ने
मोर ओवर का मतलब होता है बिसाइड दिस, इसके अलावा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने हर चीज में क्या किया, कोशिश किया टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन। एक इंडियन तो पहले थे, लेकिन न्यू फ्री इंडियन, मतलब एक नए स्वतंत्र भारतीय यानी इंडियन का निर्माण करने की कोशिश की। जो भी काम करते थे ना उसमें एक इंडियन को, एक न्यू इंडियन, वो भी कैसा इंडियन, फ्री इंडियन बना देते थे। उसको भी स्वतंत्रता के लिए उसके अंदर हंगर, एक स्पार्क, एक आग पैदा करते थे कि तुम्हें आजाद होना चाहिए, तुम तो गुलाम हो। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आजादी की भूख पैदा कर देते थे। गांधी जी moreover tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। और वो इंडियन कैसा होता था, अपने पैरों पे खड़ा हो सके और भारत को क्या कर सके, आजाद कर सके। शुरुआत में चंपारण एक्शन में चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज एक करेक्टर बहुत अच्छे, ये इंग्लिश पैसिफिस्ट रहे, यानी इंग्लिश शांति दूत के तौर पर रहे ये, यानी पीस से जुड़े हुए कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे। ये डिवोटेड फॉलोअर बन गए किसके, महात्मा गांधी के। अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया महात्मा गांधी के लिए। कौन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है VIMP, जिसको आप बोल सकते हैं। ये बंदा इसलिए है क्योंकि अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे, इन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया महात्मा गांधी में। केम टू विद महात्मा गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी। अब ये आए महात्मा गांधी के पास फेयरवेल के लिए कि महात्मा जी मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, कहाँ जाना है मुझको, ड्यूटी जाना है, फिजी आइलैंड पे जाना है। तो जब ये आए तो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि बढ़िया आइडिया है, एंड्रयूज को रोक लिया जाए चंपारण में, और चंपारण में रोका जाए और उनकी मदद ली जाए। बोर्ड का सवाल, बोर्ड क्वेश्चन किया है कि एंड्रयूज को लॉयर फ्रेंड्स महात्मा गांधी के क्यों रोकना चाहते थे। क्योंकि अब आप इसका आंसर समझिए, क्योंकि महात्मा गांधी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा ये अंग्रेज है, और अगर इसे अपने पास कर लिया, अपने में अपनी साइड में कर लिया, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। एक अंग्रेज इंडियन की तरफ से लड़ेगा और इसका एक बहुत बड़ा इंप्रेशन, इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेज सोचेंगे देखो हमारा ये भाई जो है इंडियन की मदद कर रहा है, इंडियंस की मदद कर रहा है, हम कितने गिरे हुए हैं, हम इंडियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये मकसद से सोचा उन्होंने कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज को अपने साइड में कर लेना चाहिए, और इससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा और हम लोग युद्ध को जीत जाएंगे। जो वॉर चल रहा है, बैटल चल रहा है फ्रीडम का, इसको हम जीत जाएंगे। तो जब ये चीजें सोच करके उन्होंने कहा तो हुआ है कि, और तब एंड्रूज भी थे विलिंगली, अब उस मतलब इच्छा से राजी हो गए। लेकिन एक शर्त रही स्ट्रिक्ट रहने की कि एंड्रूज के अंदर था कि गांधी जी, हाँ लिखा है कि एंड्रू वॉज विलिंग इफ गांधी जी एग्री। तो एंड्रू ने कहा कि भाई ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांधी जी अगर सहमत होंगे तो। अगर गांधी जी सहमत नहीं होते तो हम नहीं रुकेंगे। और जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने विमेंटली अपोज किया। विमेंटली अपोज का मतलब होता है स्ट्रांगली अपोज कर दिया ना, किसी कीमत पर चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज को हम साथ में नहीं रखेंगे। तो ये कहा कि गांधी जी ने कहा कि यू थिंक, गांधी जी ने कहा कि तुम ये सोचते हो कि ये जो फाइट है कैसी फाइट है, अनइक्वल फाइट है। क्योंकि ये जो फाइट है अनइक्वल फाइट है, और ये बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर कोई एक अंग्रेज हमारी तरफ से काम करे तो ये तुम सोचते हो कि बढ़िया होगा, नहीं, ये फाइट अनइक्वल फाइट है, ठीक है। और ये शो करता है कि वीकनेस ऑफ योर हार्ट। तुम किसकी मदद मांग रहे हो, एंड्रूज की। एंड्रूज को इसलिए करना चाहते हो क्योंकि वो एक अंग्रेज है। ये तुम्हारे हृदय की कमजोर, दिल की कमजोरी को साबित करता है, मतलब तुम मदद पाना चाहते हो। देखिए महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। जो कारण है, जो कॉज है वो जस्ट है, यानी न्याय से जुड़ा है। मतलब जिसके लिए तुम फाइट कर रहे हो, फ्रीडम तुम्हें चाहिए, हम लोगों को फ्रीडम चाहिए।
हम लोगों का जो कॉज है वो जस्ट पे है, जस्ट का मतलब न्याय से जुड़ा हुआ है। तो तुम्हें पक्का भरोसा होना चाहिए, रिलाई अपॉन का मतलब भरोसा होना चाहिए अपने आप पर इस बैटल को जीतने का। और एक बात सच भी है कि अगर जिस चीज के लिए आप फाइट कर रहे हैं और वो जिसके लिए फाइट कर, अगर वो जस्टिस पे है, न्याय पे है और सही चीज पर है, तो एक बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आपको पक्का भरोसा होना चाहिए अपने आप पर कि मैं किसके लिए फाइट कर रहा हूं, अच्छी चीज के लिए फाइट कर रहा हूं। जैसे आप ही अब अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे स्कोरिंग के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉज क्या है, जस्टिस पे है। आप किसी के बुरे के लिए नहीं जा रहे हैं, आप अपनी अच्छाई के लिए जा रहे हैं, आप न्याय पर हैं। और जब ऐसे कंडीशन में आप आगे बढ़ें तो आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि इस बैटल को जीत लेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप गलत चीज के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अच्छी चीज के लिए बढ़ रहे हैं। तो जब अच्छी चीज के लिए बढ़ रहे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को कभी भी भूलना नहीं है कि जब हमारा कारण न्याय पे होता है और हम फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि इस युद्ध को हम पक्का जीत लेंगे। ये बात महात्मा गांधी ने समझे। और एंड्रूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन, और यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप, प्रॉप मीन्स सपोर्ट। तो तुम्हें सपोर्ट नहीं खोजना चाहिए किसके अंदर, एंड्रूज में सपोर्ट नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि वो संयोग से क्या है, वो अंग्रेज है। तो यहां पे लिखा है, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या लिखा है कि ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। महात्मा गांधी ने हमारे माइंड को, यानी हमारी विचारधारा को, जो हम लोगों के दिमाग में चल रहा था थॉट, उसको सही से पढ़ लिया था। और लिखा है एंड वी हैड नो रिप्लाई, गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। अपने आप पर भरोसा, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, अपने आप पे भरोसा, रिलायंस इसी पे तो चला। तो अपने आप में भरोसा, अपने आप पे निर्भरता, इसका पाठ महात्मा गांधी ने सिखा दिया हम लोगों को कि अपने पे भरोसा करो। जैसे विवेकानंद ने कहा था ना कि दुनिया में तुम तभी सक्सेस को गेन करो, या किसी भी चीज में तुम सक्सेस को तभी गेन करोगे जिसमें तुम्हारा खुद का अपना भरोसा काम करे। अगर किसी चीज के लिए आप बढ़ रहे हैं और आपका भरोसा अपने पे ही नहीं है, अपने खुद पे भरोसा नहीं है, तो सच मानिए सक्सेस नहीं मिल पाएगी। विवेकानंद का कहना सही है कि अगर किसी चीज को अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद में भरोसा करो, किसी और में नहीं, खुद में पहले भरोसा करो, फिर बाद में दूसरे में करो। तो यहां पर सेल्फ रिलायंस होना बहुत जरूरी है, अपने आप पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। और इसका पाठ किसने पढ़ा दिया? महात्मा गांधी ने पढ़ा दिया। सेल्फ रिलायंस, चाहे वो आत्मनिर्भरता हो या खुद पे भरोसा, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर पर्पस फॉर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। सेल्फ रिलायंस यानी अपने आप पर निर्भर होना, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, और साथ ही साथ शेयर क्रॉपर की मदद, ये तीनों आपस में बाउंड थे, आपस में जुड़े हुए थे, आपस में कनेक्टेड थे। आप इधर अगर बढ़ रहे हैं तो आप इसकी तरफ भाग रहे हैं, सेल्फ इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ भाग रहे हैं। और अगर आप शेयर क्रॉपर की मदद कर रहे हैं तो आप किससे लड़ रहे हैं? ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं। खुद पे भरोसा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो भी ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का क्या काम था कि जैसे ही कोई सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ता था उसे सप्रेस कर देते थे, उसे दबा देते थे। और इंडियन इंडिपेंडेंस के तो खिलाफ तो ब्रिटिशर्स थी। तो ये तीनों को अगर देखा जाए तो जो महात्मा गांधी ने ये पाठ पढ़ाया, इसके लिए साथ ही साथ शेयर क्रॉपर की मदद की, तो तीनों के तीनों ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स थे जो आपस में इंटरलिंक्ड थे, आपस में कनेक्टेड थे। तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हुआ। आप इसको देखिए, समझिए अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने। लगभग मैंने वो चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप कि आप इनको समझें, जानें और जानेंगे भी। तो ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी ही मिलेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब में है। तो कोशिश करेंगे कि और चैप्टर्स आपको पढ़ा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।